नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। इंडिया चाहता है कि रमजान का पाक महीना खत्म होने के साथ कल जब ईद मनाई जाएगी तो वो ईद खुशियों, प्रेम, विश्वास और भाईचारे से निखरी हुई हो। लेकिन महाराष्ट्र में कल ईद के बाद जो परसों आने वाला है, उसको लेकर राज ठाकरे ने अपने बड़े और चचेरे भाई और प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने एक बड़ी चुनौती रख दी है, एक अल्टीमेटम रख दिया है। और अल्टीमेटम यह है कि अगर ईद की अगली सुबह मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजा तो खैर नहीं। मेरा आज का सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। क्या लाउडस्पीकर विवाद के बाद उद्धव का मुकाबला कर पाएंगे राज ठाकरे? हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर आप अपने जवाब दे सकते हैं। आपको लगता है हाँ कर पाएंगे तो ऑप्शन ए को क्लिक करिए, आपको लगता है नहीं तो ऑप्शन बी को जाकर टिक करिए। और कार्यक्रम के आखिर में कुल नतीजे भी जरूर मैं दिखाऊंगा। सवाल दोहराता हूं कि क्या लाउडस्पीकर विवाद के बाद उद्धव ठाकरे का मुकाबला कर पाएंगे उनके भाई राज ठाकरे? आप इस सवाल का जवाब दीजिए और साथ ही देखिए कि राज ठाकरे के 36 घंटे के अल्टीमेटम को महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार क्यों नहीं गंभीरता से ले रही है। मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े की यह खास रिपोर्ट। आज तारीख 1 आहे, उद्या तारीख 2 आहे, 3 तारखेला ईद आहे। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। जिथे जिथे यांचे लाउडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नाही। लाउडस्पीकर तुमच्या धर्मामध्ये बसत नाही। 36 घंटे बाकी, उसके बाद नो इफ नो बट, तो क्या चलेगा ओनली राज ठाकरे का हट? औरंगाबाद की रैली में एक बार फिर राज ठाकरे ने अपना चैलेंज दोहरा दिया है। अब सवाल महाराष्ट्र सरकार के सामने है, जिसके सामने 3 रास्ते हैं। 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा दे, मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज पर कंट्रोल करे, या फिर राज ठाकरे के चैलेंज का सामना करे, यानी मस्जिदों के सामने फुल वॉल्यूम में हनुमान चालीसा सुने। लेकिन महाराष्ट्र सरकार फिलहाल राज ठाकरे के चैलेंज के सामने झुकती हुई नजर नहीं आती। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, लगाने के लिए किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पुलिस की परवानगी लेके ही ऐसा लाउडस्पीकर लगा के ऐसे कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। मस्जिद के सामने जाके कोई समाज के साथ टकराव निर्माण करने की कोशिश होगी तो सहन नहीं किया जाएगा। दरअसल लाउड स्पीकर विवाद के जरिए राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में वापसी की कोशिश में लगे हैं। महाराष्ट्र दिवस का मौका राज्य में बड़े सियासी दिन के तौर पर सामने आया। एक तरफ राज ठाकरे की औरंगाबाद में रैली हुई तो उसी दिन उद्धव ठाकरे भी एक प्रोग्राम में नजर आए। हालांकि उन्होंने राज ठाकरे पर कोई सीधा निशाना नहीं साधा, लेकिन उद्धव के साथ अच्छी बात यह है कि कांग्रेस और एनसीपी उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। तो दूसरी तरफ लाउडस्पीकर विवाद में बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वे सबसे बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी है। मशिदीवरचे भोंगे काढायला सांगितलेत, हातभर फाटली आणि हे सांगतात आम्ही बाबरी मस्जिद पाडली। मी तर त्याला मशीद मानत नाही, तो ढाचा होता। हा देवेंद्र फडणवीस त्या ठिकाणी तो ढाचा पाडण्याकरता होता। एकही शिवसेनेचा नेता। लाउड स्पीकर विवाद अपनी जगह पर है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने राज ठाकरे पर नकेल लगाने के लिए अब नया रास्ता निकाल लिया है। राज ठाकरे को रैली की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई थी। अब औरंगाबाद पुलिस उनके भाषण की जांच करने में जुटी है और इसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। रैली की परमिशन दी गई थी, वो टर्म्स और कंडीशन के साथ दी गई थी। अभी उसमें कौन से टर्म्स कंडीशंस उन्होंने रखे हैं, किसका उल्लंघन हुआ है, इसके बारे में औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर इंक्वायरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अगले 36 घंटे बेहद अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि मामला सिर्फ लाउड स्पीकर भर का नहीं है। ये लड़ाई है 2 भाइयों के बीच जो आमने सामने हैं। राज ठाकरे के सामने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का सवाल है, तो उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता को ये बताना है कि भले ही वो सरकार में है, लेकिन न झुकने वाली बाला साहेब की विरासत के असल उत्तराधिकारी वही है।
तो राज ठाकरे ने औरंगाबाद रैली में कहा कि लाउडस्पीकर का मुद्दा धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है और इसे साबित करने के लिए उन्होंने कल अक्षय तृतीया के मौके पर महाराष्ट्र के सभी मंदिरों में लाउडस्पीकर पर महाआरती करने का जो फैसला लिया था उसे वापस ले लिया है। राज ठाकरे का कहना है कि उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि मुस्लिम समुदाय कल ही पड़ने वाला ईद का त्योहार ठीक से मना सके, लेकिन इस फैसले का 3 मई वाली उनकी डेडलाइन पर कोई असर नहीं माना जाए। 3 मई के बाद नमाज लाउडस्पीकर पर हुई तो हनुमान चालीसा भी लाउडस्पीकर पर ही पढ़ी जाएगी। क्या राज ठाकरे की जिद ने महाराष्ट्र सरकार के सामने कोई नई चुनौती पेश कर दी है? उद्धव ठाकरे की सरकार ऐसा नहीं मानती है, लेकिन जिस दिन से राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाई है उसी दिन से विवादों को वो निमंत्रण देते रहे हैं। 2008 में यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ हिंसा और मारपीट राज ठाकरे ने की थी। उसी साल जया बच्चन ने जब ये कह दिया कि हम यूपी के लोग हैं, हमें हिंदी में बोलना चाहिए, तो एमएनएस ने मुंबई में कई जगह पर बच्चन परिवार की फिल्मों को लेकर तोड़फोड़ की। उसी साल राज ठाकरे की पार्टी ने मुंबई में अंग्रेजी के साइन बोर्ड को काला करना और उस पर मराठी में लिखना शुरू किया था। 2009 में फिल्म वेकअप सिड में जब मुंबई की जगह बंबई नाम से शहर को पुकारा गया तो फिल्म के खिलाफ भी तोड़फोड़ एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने की थी। ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तानी छात्रों से मारपीट के विरोध में राज ठाकरे ने आईपीएल में खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के मुंबई में खेलने पर रोक लगाई थी। उसके बाद लंबे समय तक राज ठाकरे विवादों से दूर रहे, लेकिन 2 साल पहले जब तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने के आरोप लगे तो राज ठाकरे यहां तक कह गए ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। और अब बस 36 घंटे के बाद राज ठाकरे का नया चैलेंज शुरू होने जा रहा है। ये सारी लड़ाई बाल ठाकरे की विरासत, महाराष्ट्र की सियासत और उद्धव ठाकरे के जवाब में खुद को असली ठाकरे दिखाने की जंग है। आखिर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की राजनीतिक दबदबे की लड़ाई क्या है? इसको जानने के लिए, यानी ठाकरे बनाम ठाकरे की इस लड़ाई को समझने के लिए आपको हमारी ये खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। इन 2 तस्वीरों में छिपी है महाराष्ट्र की राजनीति की आज की कहानी। ये तस्वीर बताती है कि जो प्रयोग बाला साहब ठाकरे ने 90 के दशक में करके शिवसेना को राजनीतिक ताकत बना दिया, अब उसी अंदाज को अपनाकर राज ठाकरे राज्य की राजनीति में अपने नए कदम जमाने की कोशिश में है। अब ये कार्टून देखिए जो एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने शेयर किया है। इसमें राज को देवेंद्र फडणवीस की कठपुतली दिखाकर तंज किया गया है। राज ठाकरे जी तो भारतीय जनता पार्टी की लाइन बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा डायरेक्शन देगी उस प्रकार से कठपुतली की तरह राज ठाकरे जी नाच रहे हैं। आदरणीय बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे और उनकी जो विरासत है उसे और कोई नहीं संभाल सका। माननीय राज साहब ठाकरे संभाल रहे हैं। अब सत्ता के लिए समझौता करने वाले बन गए हैं। राज साहब ठाकरे कभी सत्ता के लिए समझौता करने वाले नहीं बने। महाराष्ट्र में चल रही है राजनीतिक लड़ाई, तेरा हिंदुत्व बना मेरा हिंदुत्व की है। शिवसेना की कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के बाद राज ठाकरे की रणनीति कट्टर हिंदुत्ववादी राजनीति की स्पेस भरने की है। हालांकि इस लड़ाई में बीजेपी भले ही राज ठाकरे के साथ सीधे तौर पर सामने खड़ी नजर नहीं आ रही हो, लेकिन शिवसेना के हिंदुत्व से भटकने पर प्रहार कर कर एक तरह से बीजेपी राज ठाकरे को ही मदद कर रही है। दूसरी तरफ शिवसेना ये कहने की कोशिश कर रही है कि हिंदुत्व की जो पिच है उसके असली खिलाड़ी वही है। बाबरीचा तो घुमट पाडल्यानंतर जी काही पळताप हुई त्यावेळेला हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख यांनी स्वतः सांगितलं होय ते वरचं घुमट आणि ते हे माझ्या शिवसैनिकांनी पाडलंय। मग तेव्हा का ना तुमच्या ह्या आताच्या काय उघडतायत। दरअसल भले ही लाउडस्पीकर को लेकर ये विवाद अब शुरू हुआ हो, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स के बीच लड़ाई तो पुरानी है। लड़ाई बाल ठाकरे की खड़ी की हुई शिवसेना के नेतृत्व को लेकर शुरू हुई। बाल ठाकरे ने बेटे को चुना तो भतीजे ने रास्ते अलग कर लिए और तब से लेकर अब तक वो उद्धव ठाकरे की राह में कांटे बिछा रहे हैं।
लेकिन संकेत ये है कि अब उनके पीछे बीजेपी भी है, तभी तो उनके कदम अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं और उन बढ़ते कदमों पर शब्द बीजेपी के हैं। चलो अयोध्या। 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने इस नारे को दिया था और ठीक 3 दशक के बाद राज ठाकरे की पार्टी MNS ने इस नारे को दिया है। 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या दौरा करेंगे जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था और अभी उनके दौरे में 1 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन 1 महीने पहले से ही उनके कार्यकर्ता में उनके अयोध्या दौरे को लेके काफ़ी सारा उत्साह देखा जा रहा है और शहर भर में उनके पोस्टर्स जो हैं अयोध्या दौरे को लेके लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव कहते हैं कि राज का हिंदुत्व फ्री का एंटरटेनमेंट है। दरवेळेला जन्मापासून नवीन नवीन झेंडेधारी जे आहेत ना, त्यांना त्यांची ओळख म्हणजे पहिली गोष्ट काय की काही वेळेला एक अस्तित्व दाखवण्याची गरज असते, ती दाखवण्याची लढाई, अस्तित्व टिकवण्याची वेगळी, अस्तित्व असलं तर ते टिकवण्याची लढाई कदाचित करावी लागत असेल, पण आधी आम्ही अस्तित्वात आहोत हो हे सांगण्याची ज्यांना गरज येते। सीनियर बनाम जूनियर ठाकरे की लड़ाई में महाराष्ट्र उलझा हुआ है, लेकिन इस लड़ाई में बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है। राज ठाकरे वाला कार्ड चल गया तो उसे महाराष्ट्र में नया पार्टनर मिल सकता है, नहीं चला तो भी शिवसेना के लिए मुश्किलें खड़ी करने का काम तो राज ठाकरे करते ही रहेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, उसके पहले बताएंगे आपको बाल ठाकरे के बारे में। ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब बेटे को विरासत मिली बाल ठाकरे की यानी उद्धव ठाकरे को, तो उसके बाद किस तरीके से घटनाक्रम बदला। जब बेटे को ये विरासत मिली तो भतीजे राज ठाकरे ने अपना रास्ता उस वक्त परिवार से अलग कर लिया था। 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना से हटकर अपनी पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तब बाल ठाकरे जीवित थे और उसके बाद राज ठाकरे को राजनीतिक तौर पर खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इनकी राजनीतिक निष्ठाएं बदलती रहीं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त वो पीएम मोदी की यानी राज ठाकरे पीएम मोदी की जमकर तारीफ किया करते थे। यहां तक कि 2011 में 9 दिनों तक गुजरात का विकास देखने के लिए राज ठाकरे ने गुजरात का दौरा किया था। जब पीएम मोदी के कदम राष्ट्रीय राजनीति की तरफ बढ़ने लगे, यानी वो अपने आप को पीएम के तौर पर अपनी पार्टी में प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन बीजेपी का गठबंधन शिवसेना से होने के बाद शिवसेना से बना रहा और शिवसेना उद्धव के पास थी, तो राज ठाकरे ने 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना भी शुरू कर दी थी। एक बार एक समय ऐसा आया था कि बीजेपी और शिवसेना के साथ तो राहुल गांधी का गठबंधन था, शिवसेना के गठबंधन के जवाब में थे, तो राहुल गांधी के पक्ष में एक तरीके से राज ठाकरे दिखने लगे थे, क्योंकि वो बीजेपी का विरोध कर रहे थे। और ये वक्त था राफेल सौदे की डील के वक्त वाला, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले वाला। यहाँ तक कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक की वकालत भी एक बार राज ठाकरे कर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन कायम रहा, तो राज ठाकरे शरद पवार के साथ उस वक्त चले गए थे। आज यही राज ठाकरे शरद पवार को मुस्लिम परस्त बताते हैं और राज ठाकरे ने उस चुनाव में एनसीपी और कांग्रेस के लिए एक बार तो चुनाव प्रचार तक भी किया था। और आज यही राज ठाकरे शरद पवार के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको बीजेपी के करीब जाते हुए दिखाई देना है। यानी कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि राजनीति क्या ना कराए। जो राज ठाकरे सबसे बड़ा चेहरा हिंदुत्व का बनना चाहते हैं, वो कुछ साल पहले तक इसी भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर रहे थे, बीजेपी के विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ खड़े थे। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरी चीज आपके सामने रखता हूं, जो कि महाराष्ट्र से ही जुड़ी हुई है, और यह है सांसद नवनीत राणा की कहानी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर राज ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, तो एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन पाकर ही नवनीत राणा ने निर्दलीय ही अमरावती सीट जीती थी, शिवसेना को हराया था। लेकिन जब कांग्रेस एनसीपी ने शिवसेना से हाथ मिलाया, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री माना, तो नवनीत राणा का रुझान हिंदुत्ववादी हो गया। वो बीजेपी की तरफ झुक चली। उनके तेवर के खिलाफ उद्धव सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा कर दिया है, जिसमें आज उनकी जमानत पर कोर्ट का फैसला आना था। लेकिन नवनीत अपने विधायक पति रवि राणा के साथ फिलहाल जेल में रहेंगी,
क्योंकि अभी आज कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है और अपना फैसला बुधवार तक के लिए टाल दिया है। आज कोर्ट पूरा ऑर्डर नहीं लिख पाया। कल ईद की छुट्टी है। अदालत ने इस तरीके से अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अब परसों के दिन ये तय होगा कि नवनीत और रवि राणा की जो दंपत्ति है वो जेल से बाहर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। 4 मई महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ तय करने वाली है। 4 मई से राज ठाकरे का अल्टीमेटम शुरू हो रहा है, तो 4 मई को ही यह तय होगा कि नवनीत राणा जेल में रहेंगी या फिर बाहर आएंगी। नवनीत राणा पर राजद्रोह का मुकदमा हुआ है, तो मुंबई से 1,500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में आज यूपी पुलिस एक लड़की की मौत के मामले में चारों तरफ से घिर गई है। यूपी पुलिस एक हिस्ट्री शीटर कन्हैया यादव के घर गैर जमानती वारंट लेकर गई थी। पुलिस पर आरोप है कि उसकी दबिश के दौरान कन्हैया यादव की बेटी की मौत हो गई। घर वाले पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो चला है। यूपी पुलिस पर एक तरीके से फिर हाथरस जैसा कांड दोहराने का इल्जाम लग रहा है। क्या ये बात सही है? ये जानने के लिए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी आज चंदौली गए, पीड़ित परिवार से मिले और सही तस्वीर को जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं संजय त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मतलब बॉडी ले जाने का मतलब ये ब्लड लगा रहा था कि खाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। हमको रिपोर्ट लगा दिखाइए पहले। अधिकारियों ने थोड़ी देर पहले रुकिए, पुलिस अधिकारियों ऐसा मत करिए। कोई भी चोट पूरे शरीर पे, इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोस्टमार्टम में नहीं आई है। बेल्ट से मारी थी पुलिस, उसमें हमारे लड़की को चोट लगा, वो डेट कर गई। उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। बहन को मार के मतलब खत्म करनी है, तो निलंबित करके इसको ऊपर जांच की जा रही है। यूपी में जिस खाकी की खनक से बदमाश खौफजदा हो जाते हैं, आज वही खाकी सवालों के घेरे में है, क्योंकि उसके दामन पर एक लड़की की कत्ल का दाग लगा है। लखनऊ से लगभग 350 किलोमीटर दूर चंदौली में पुलिस वाले कन्हैया यादव नाम के गैंगस्टर के घर रविवार शाम छापेमारी करने गए थे। आरोप है कि गैंगस्टर नहीं मिला तो पुलिस वालों ने उसकी 2 बेटियों पर ही गुस्सा निकाल दिया। ये सर गलत है, ये प्रशासन गलत कर रही है सर, ठीक है। मतलब बॉडी ले जाने का मतलब ये ब्लड लगा रहा था कि खाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। हमको रिपोर्ट लगा दिखाइए पहले। पुलिस अधिकारियों ने थोड़ी देर पहले रुकिए, पुलिस अधिकारियों ऐसा मत करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। परिवार कह रहा है कि निशा का कत्ल हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सब कुछ उसके उलट है। चोट के निशान जरूर हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी की मौत हो जाए। लेकिन परिवार अपने दावे पर अड़ा है। तो 2 सेकंड मैक्सिमम 20 सेकंड लगा होगा सर यहाँ से हमको जाने में, चाहे 10 सेकंड लगा होगा। तो देखे थे तब तो दीदी की डेथ हो चुकी थी और दीदी पंखे से नीचे मार कर उनको बस टांगा गया था कि उसको सुसाइड लगी सर, क्योंकि अगर टंगी होती तो जमीन से ऊपर होती, वो जमीन से टच थी सर। उनका पैर ऐसे हो गया था और उनकी मतलब कि डेथ हो गई थी। उनका पल्स चेक किए, पल्स नहीं चल रही थी, सांस चेक किए, सांस भी नहीं चलती, हार्ट बीट भी नहीं चली थी सर। मौत की मिस्ट्री खबर बनी, मीडिया ने खबर दिखाई, सरकार पर दबाव बढ़ा तो एसएचओ नप गए। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर रिपोर्ट भी दर्ज हो गई, लेकिन परिवार अब भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए एबीपी न्यूज ने चंदौली के एसपी और मृतक निशा के पिता की फोन पर ही पूरे देश के सामने बात कराई, ताकि शक और सवालों की जगह ही न बचे। हमें जैसा होता है कि जो इनके के द्वारा और उनके भाई के द्वारा जो तहरीर दी गई थी, उसी धारा में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया है। जिनके खिलाफ भी उन्होंने मुकदमा कहा, हमने तत्काल उसको पंजीकृत किया, एसएचओ को सस्पेंड किया। आपने हमको सर अनुशासन दिए कि जो शमशेर सिंह थे कांस्टेबल, उनको भी हम ये सस्पेंड कर देंगे, उनको हम जो है उनको भी मुकदमा दर्ज कर देंगे और बकिया जो रिपोर्ट आने पर जो है हम ये कार्रवाई बकिया करेंगे। तो उसमें तो कोतवाल साहब को आपने सस्पेंड कर दिए, लेकिन शमशेर जी पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और ये भी साफ है कि पुलिस या परिवार में से सच कोई एक ही बोल रहा है। हालांकि अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ है तो उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। विवेचना के दौरान जिस तरह के साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के बूट बदमाश की छाती पर चोट करें तो सरकार की वाहवाही होती है, लेकिन उसी बूट के नीचे अगर बेगुनाह आ जाए तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती।
इसलिए जरूरी है कि पुलिस अपनी जांच जल्दी करे ताकि सच सामने आ सके। यूपी पुलिस की अपनी सफाई है, घर वालों के अपने आरोप हैं और इन दोनों के बीच ऐसा नहीं है कि पहली बार यूपी पुलिस पर सवाल उठे हैं। योगी सरकार की ईमानदार कोशिशों पर कई बार यूपी पुलिस ने पलीता फेरा है। ताजा मामला चंदौली वाला तो है ही, जहां पुलिस पर आरोप लग रहा है कि उसकी पिटाई से हिस्ट्री शीटर की बेटी की मौत हुई है। पिछले साल आपको याद होगा, नवंबर में कासगंज पुलिस थाने में 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया था क्योंकि थाने के वॉशरूम में 5.5 फीट लंबा नौजवान एक ऐसे नल से लटका मिला जो मात्र 4 फीट से कम था और कहा गया उसने फांसी लगा ली। पिछले साल ही सितंबर में गोरखपुर में पुलिस एक होटल में चेकिंग करने गई थी और वहां उस पर आरोप लगा कि कानपुर के एक व्यापारी को उसने मार डाला है। उस पुलिस अधिकारियों को बाद में सस्पेंड किया गया। वहीं सितंबर 2020 में हाथरस में गैंगरेप की पीड़िता की जब मौत हो गई तो पुलिस ने रात के अंधेरे में जबरन दाह संस्कार करवाया था। जुलाई 2020 में कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे समेत 6 बदमाशों का एनकाउंटर एक तरीके से हुआ। गाड़ी पलट गई, आरोपी भाग रहे थे और पुलिस को गोली मारनी पड़ी। लेकिन यूपी पुलिस की किरकिरी भी अक्टूबर 2018 में भी हुई थी। जब संभल में बदमाशों से मुठभेड़ हुई तो यूपी पुलिस की बंदूकों ने जवाब दे दिया। तब पुलिस के जवान मुंह से ठाए ठाए करके आवाज निकालते हुए बदमाशों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। वो तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। उसी साल सितंबर में इसी यूपी पुलिस पर लखनऊ में एक आदमी को गोली मार देने का आरोप लगा, जिसमें उनकी जान चली गई। उस आदमी का अपराध यही था कि उसने पुलिस के कहने पर भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी थी। यूपी पुलिस आज फिर विवादों में घिर गई है। उस पर सवाल उठ रहे हैं तो राजनीति भी इस पूरे मामले को लेकर तेज हो गई है। मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की एक और खास रिपोर्ट। ये सर गलत है, ये प्रशासन गलत कर रही है सर। नीचे मार कर उनको बस टांगा गया था कि सुसाइड लगी सर। 2 लेडीज पुलिस और 8-10 पुलिस वाले मारते रहे, दी चिल्ला रही थी कि गुंजा किसी को बुलाओ, बचाओ बचाओ। पुलिस ये हमको गुमराह कर रही है, हमको रिपोर्ट मिले नहीं। मामूली सी चोट है, इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पे पोस्टमार्टम में नहीं आई है। पुलिस की दबिश में लड़की की मौत, आरोपों के घेरे में खाकी, ये 3 चीजें ही कहानी को सियासी मोड़ देने के लिए काफी थी। तुम्हारी बहन को भी मारी है। लेकिन इसमें नया एंगल डाल दिया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। ये एंगल था जाति का। पुलिस ने जानबूझ करके घटना की है, पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। अब अखिलेश ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी जान ली। उसका पिता कन्हैया यादव गैंगस्टर है। अखिलेश को लगता है कि लड़की के नाम के साथ जुड़ा यादव ही उसकी मौत की वजह बना है। अखिलेश यादव ने चंदौली की घटना को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा तो डिप्टी सीएम सरकार और यूपी पुलिस के बचाव में उतर आए। मौर्य ने कहा कि अखिलेश बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। दोष पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। बहरहाल ये मामला अब सियासी तौर पर और उबाल लेता नजर आ रहा है। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी अखिलेश की लाइन पर चलते हुए आंदोलन की धमकी दी है। योगी राज में जातीय माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। जाति देखकर वंचितों पर कार्रवाई हो रही है। जिला चंदौली में निशा यादव की पीटकर हत्या करने के आरोपी एसएचओ व उनके साथी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, वरना आजाद समाज पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस को भी इस घटना के बहाने यूपी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। यूपी पुलिस निरंकुश क्यों है, आज सवाल ये बनता है। कैसे संरक्षण मिलता है यूपी पुलिस को ये करने का। आप बेशक गुंडों के ऊपर कार्रवाई करिए, लेकिन उनके घर वालों पर और खासतौर से महिलाओं के खिलाफ अगर आप एक्शन लेते हैं तो आप कौन सा अपना धर्म, कौन सा कर्तव्य निभा रहे हैं।
यूपी पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल पहली बार नहीं उठे हैं। चाहे वो हाथरस का मामला हो या गोरखपुर में कारोबारी की मौत का या फिर कासगंज में टोटी से लटककर फांसी लगाने का दावा, पुलिस की ऐसी हरकतों से सरकार की किरकिरी होती है और कानून व्यवस्था पर विपक्ष को मिलता है सवाल खड़े करने का मौका। चंदौली से संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। अब हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की कमान एक ऐसे शख्स के हाथों में है जो संत हैं, जिन्होंने घर परिवार त्याग दिया है, जिन्होंने 23-24 साल की उम्र में ही गेरुआ बाना धारण कर लिया था और तब से यही उनकी पहचान बनी हुई है। एक बार आदमी जब सन्यासी बन जाता है तो हर तरह के माया मोह अपने पराये से मुक्त हो जाता है, लेकिन कोई सन्यासी हो भी जाए तो माँ की ममता और आशीर्वाद से वो मुक्त नहीं होता। आदिगुरु शंकराचार्य भी साल में एक बार अपनी मां से मिलने जरूर जाते थे। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमाने बाद अपनी मां से मिलने पहुंच रहे हैं। कल एक सन्यासी बेटा अपनी गृहस्थ मां से आशीर्वाद लेने वाला है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ आज भले ही सियासत के सबसे बड़े मुकाम पर हैं, संन्यास लेने के बाद वो मोह माया, परिवार और सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ गए हो। लेकिन दुनिया का कोई भी बंधन ऐसा नहीं जो एक मां को बेटे से दूर कर सके। जब उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी तो जीत के जश्न में सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठी मां के कदम भी थिरकने लगे। अब मां के उसी प्यार को संजोने के लिए, अपने परिवार के साथ कुछ पल बिताने के लिए योगी आदित्यनाथ अपने गांव आ रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे अपने गांव पंचूर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार अपने गांव पंचूर में अपनी माताजी का आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पंचूर में किस तरीके की व्यवस्थाएं, यहाँ पर सिक्योरिटी देखिए यहाँ पर लगी हुई है, पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। आगे की तरफ जो है जाने का किसी को भी अलाउ नहीं है। आप देख सकते हैं कि टेंट यहाँ पर लगा हुआ है। पहले जो है यहाँ योगी आदित्यनाथ को अपने एक गांव है आगे बिठ्याणी, वहां पर महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करना है। उसके बाद यहां पर प्रोग्राम यह है कि अपनी माताजी का आशीर्वाद लेने आएंगे। आपको याद होगा कि 2020 में कोरोना काल के बीच में योगी आदित्यनाथ के पिता की मौत हो गई थी, लेकिन तब प्रदेश के लोगों को बचाने के दायित्व को निभाने के लिए वो पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाए थे। अब योगी मां से मिलेंगे तो ढांढस भी देंगे और उनके सुख दुख भी बांटेंगे। योगी के स्वागत के लिए पंचूर गांव सज रहा है। उनके रिश्तेदार दूर दूर से आ रहे हैं। यूपी के सीएम की बहन की ये दुकान है जिसका नाम गोरक्षनाथ धाम के नाम पर ही रखा गया है। अंदर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी है। अब जब योगी आदित्यनाथ अपने घर आ रहे हैं तो हर चेहरा खिला हुआ है। तो हमें बहुत खुशी है, गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश के इतने बड़े सीएम हमारे योगी जी हम अपने गांव पंचूर आ रहे हैं और बिठानी में उनका कॉलेज है, वहाँ आ रहे हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी है। मुख्य अतिथियों के स्वागत के साथ साथ उनके उद्बोधन को सुनने की बड़ी जबरदस्त उत्सुकता इस क्षेत्र के लोगों को है और यहाँ के जो छात्र छात्राएं और प्राध्यापक गण हैं सभी को है। तो मुख्यमंत्री योगी कल जब पहुंचेंगे अपने गांव में उत्तराखंड में तो वो तस्वीरें भी आप एबीपी न्यूज पर सबसे पहले देखेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों की यात्रा पर जर्मनी पहुंच गए हैं। बर्लिन एयरपोर्ट पर आज सुबह गार्ड ऑफ ऑनर के बाद जब पीएम मोदी होटल पहुंचे तो वहां पर भारतीय मूल के लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। एक नन्ही सी बच्ची ने पीएम मोदी का पोर्ट्रेट बनाया था तो एक बच्चे ने देशभक्ति का गाना सुनाया। प्रधानमंत्री मोदी को गीत इतना पसंद आया कि वो भी साथ में गुनगुनाते हुए तस्वीरों में नजर साफ तौर पर आए। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के बाद डेनमार्क और फ्रांस भी जाने वाले हैं। भारत ही नहीं दुनिया की नजर पीएम मोदी के इस 3 देशों के दौरे पर है, क्योंकि ये दौरा तब हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के युद्ध के 67 दिन हो चुके हैं और दुनिया चाहती है कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री मोदी की जर्मन चांसलर के साथ भेंट हुई, उसके बाद संयुक्त बयान के वक्त में जर्मन चांसलर ने साफ तौर पर पुतिन से कहा कि अब वो युद्ध को बंद करें, जबकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अपने उद्बोधन में ये कहा
कि भारत शांति का पैरोकार है और भारत को शांति चाहिए दुनिया के हर हिस्से में। आज जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, युद्ध से कोई विजय नहीं होता। इस बीच एक खबर रूस से आई है। दुनिया भर में ऐसे दावे हो रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ दिनों के लिए लापता होने वाले हैं। जी आपने सही सुना, लापता। दुनिया कुछ दिनों के लिए पुतिन को अब नहीं देख पाएगी। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर किस वजह से पुतिन को दुनिया की नजरों से दूर जाना पड़ रहा है? क्या है इस योजना के पीछे की वजह? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह की यूक्रेन से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संग्राम के बीच रूस में सत्ता परिवर्तन। यूक्रेन के युद्ध को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक दुनिया की नजरों से गायब होने वाले हैं, क्योंकि उनके पीछे 3 दुश्मन लग गए हैं। एक दुश्मन तो इतना खतरनाक है जो उनकी जान तक ले सकता है। इस दुश्मन ने साल 2020 में दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ली थी और अब ये पुतिन के पीछे पड़ा है। इस दुश्मन नंबर 1 का नाम है कैंसर। पुतिन को पेट के कैंसर के लक्षण हैं और ये बीमारी और न बढ़े, इसीलिए डॉक्टरों ने उन्हें फौरन सर्जरी की सलाह दी है। खबरों के मुताबिक उनकी सर्जरी अप्रैल में होने वाली थी, लेकिन यूक्रेन का युद्ध लंबा खींचने की वजह से पुतिन ने सर्जरी से इनकार कर दिया और अब सर्जरी को टाला गया तो उनकी जान को खतरा बढ़ सकता है। खबरें हैं कि इसी हफ्ते पुतिन की सर्जरी हो सकती है, क्योंकि अगले हफ्ते 9 मई को रूस का विजय दिवस समारोह भी है। 9 मई 1945 को ही रूस ने जर्मनी को हराकर दूसरे विश्व युद्ध में जीत दर्ज की थी। और पुतिन भी सर्जरी से पहले अपने नाम नई जीत दर्ज करना चाहते हैं, इसीलिए वो बार बार सर्जरी को टाल रहे हैं। लेकिन उन्हें खतरा 2 और दुश्मनों से भी है। पुतिन के दुश्मन नंबर 2 का नाम है पार्किंसंस। इसकी वजह से दिमाग के सेल्स यानी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है और हाथों की हरकत बंद हो जाती है। इसी तरह पुतिन को सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। ये एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें लोग सही से सोच समझ नहीं पाते और सही बर्ताव भी नहीं कर पाते। रूस में इकलौते पुतिन ही हैं जिनसे दुनिया खौफ खाती है, लेकिन पुतिन को जिन बीमारियों ने घेर लिया है, ऐसे में राष्ट्रपति पद पर रहकर फैसले करना ठीक नहीं। सवाल ये है कि पुतिन बीमार तो अब कौन करेगा प्रहार? कहते हैं कि युद्ध के बीच सर्जरी के लिए जाने से पहले पुतिन अपनी सत्ता अपने सबसे करीबी निकोलाई पात्रुशेव को दे सकते हैं। पात्रुशेव रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के पूर्व प्रमुख हैं और यूक्रेन युद्ध की रणनीति भी उन्हीं के दिमाग की उपज है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुतिन और पात्रुशेव के बीच सत्ता हस्तांतरण के लिए कई घंटे की बातचीत हो चुकी है और सत्ता हस्तांतरण के लिए फैसला लिया जा चुका है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं की गई है। पुतिन तो बीमार हैं, उनकी सर्जरी होने वाली है, तो उस स्थिति में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की बागडोर किसके हाथों में होगी? तो जो नाम अभी उभर कर सामने आ रहा है वो नाम है निकोलाई पात्रुशेव का। निकोलाई 2008 से रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव थे। वो पद हमारे देश में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के समकक्ष माना जाता है। यूक्रेन युद्ध के मुख्य रणनीतिकारों में से एक रहे हैं निकोलाई। रूस की सुरक्षा से जुड़े हर फैसले में निकोलाई पात्रुशेव की खास भूमिका रहती है। निकोलाई पुतिन के बेहद करीबी और भरोसेमंद लोगों में शामिल हैं। क्रीमिया पर कब्जे में इनकी अहम भूमिका रही थी। साथ ही निकोलाई रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के भी प्रमुख रह चुके हैं। अमेरिका समेत कई मुल्कों ने निकोलाई पर भी कई तरीके के प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन इससे बेपरवाह पुतिन, निकोलाई और उनकी सेना यूक्रेन में तबाही का तांडव कर रही है। रूसी सेना की नीति और रणनीति कैसे यूक्रेन पर भारी पड़ी है, इसी पर कीव की रणभूमि में मौजूद मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस का मिशन और जंग भीषण, दुनिया परेशान, तबाही सरेआम, पुतिन का इंतकाम, बाकी है असली कोहराम। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके दुनिया को बता और दिखा दिया कि वो इंतकाम की किस हद तक जा सकते हैं। एक इशारे पर उनके सैनिक सनक की किस हद को पार कर सकते हैं। सनक की ये सबसे नई तस्वीर है।
देखिए कैसे एक अकेले टैंक ने यूक्रेन के मारियोपोल शहर में बने इस 6 मंजिला मकान को खाक में तब्दील कर दिया। इस टैंक ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि इस इमारत पर 2 मिनट में 20 के करीब गोले दागे और पूरी इमारत को ही जमींदोज कर दिया। क्योंकि रूसी सेना को सिर्फ शक भर था कि यहाँ यूक्रेन के सैनिक छुपे हो सकते हैं। रूस के इन टैंक्स ने यूक्रेन युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई है। ये आते हैं, मिशन को अंजाम देते हैं, फिर अचानक गायब हो जाते हैं। यूक्रेनी सेना को इनके निशान तक नहीं मिलते। लेकिन आज एबीपी न्यूज का कैमरा आपको दिखाएगा कि रणभूमि में रूस के ये योद्धा कैसे और कहां दिन में काम और रात में आराम करते थे। चारों तरफ से ये खनकर बनाया गया है और यहाँ से हमले को अंजाम दिया जा रहा था। यहाँ से बड़े शहर जो है यूक्रेन के वो निशाने पर आते हैं, तो इस जगह का इस्तेमाल किया गया था और यहाँ से टैंक मारे जा रहे थे। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर ये अंदर किस प्रकार से खन के ये यहाँ पर बंकर बनाया गया है। रणभूमि में रणनीति सबसे ज्यादा जरूरी है और कीव के ओजेरा गांव के खेतों के बीच ये बड़े बड़े गड्ढे उसी रणनीति के तहत बनाए गए थे ताकि दुश्मन की नजर से रूसी टैंक बचे रहें। ये गड्ढा आप सोच रहे होंगे कि घर के ठीक बाहर परिसर में ये कैसा गड्ढा है, तो आपको बता दें कि यहाँ रूस की सेना इस घर में रुकी हुई थी और उन्होंने घर के इस परिसर को खोदकर टैंक की पार्किंग बनाई हुई थी। यहाँ पर टैंक लगाए हुए थे और यहाँ टैंकों से निशाना साधकर हमला किया जा रहा था इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और ठीक मेरे पीछे देखिए ये घर है, रिहायशी घर है जहाँ पर परिवार के लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों का आरोप है कि घरों के जो सामान थे उन्होंने पूरा घर तितर बितर कर दिया। उन जितने उपयोग की चीजें थी वो यहाँ पर चोरी कर ली, चाहे खाने के सामान हो, चाहे कपड़े हो, चाहे गद्दे हो, तो घरों के जो भी जरूरी सामान थे वो यहाँ से लेकर गए थे। और एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाता हूँ कि घरों में भी अगर सेना छुपी हुई है तो उसे आड़ चाहिए, वरना खिड़की दरवाजे से हमला हो सकता है। तो ऐसे पर देखिए क्या किया गया था। ये यहाँ पर देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर खिड़कियों पर लाकर लगा दिए गए थे। ये इसलिए लगा दिए गए ताकि यहाँ से वो हमला कर सके या सामने से कोई बुलेट आए तो उनको चोट ना लगे। ओजेरा गांव से रूसी सैनिक लौट चुके हैं, लेकिन पीछे दर्द की ऐसी दास्तां छोड़ गए हैं जिसे शायद भुलाए नहीं भुला जा सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।